Hi, this is Sakshi and I take care of Legal Aptitude Department at Legal Edge, and today we are in conversation with the CLAT 2019 toppers. So let's just introduce them. Anurag, let's start with you. Yes. My name is Anurag Tiwari. I am from Bhopal and I have secured an All India rank of 3 in CLAT 2019. Hello everyone, my name is Molly Kaushal and I am from Ganj Basoda and my rank is All India rank. I got All India rank 5 in CLAT 2019. Hello, I am Harsh Tomar. I secured an All India rank 2nd in CLAT 2019 and I hails from Hoshangabad. So I guess guys, for all of you, we can take the journey a year back and rewind. तो स्टार्ट करते हैं एली में स्टार्टिंग कैसे हुई, सबसे स्टार्टिंग के मेमोरीज क्या हैं, स्टार्ट प्रिपरेशन की स्टार्ट कहाँ से हुई? स्टार्टिंग में हम लोग बस नहीं सोचते थे टॉप 5 में कहीं हो जाए, और सर भी ऐसे ही बताते थे कि आप अपने वीक मैथ्स और इंग्लिश जो मेन सेक्शंस थे उन पर बहुत फोकस करो इनिशियल 6 मंथ्स में, तो उसी में फोकस करते थे और कभी इतना ज़्यादा सोचते भी नहीं थे कि मॉक्स में बहुत अच्छा स्कोर आए या मतलब मैं बैंगलोर का टारगेट करता हूँ। मैंने क्लास 11th एंड 12th में DLP प्रोग्राम ज्वाइन किया हुआ था, तो मेरा बेस तभी से थोड़ा थोड़ा रेडी था। तो जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे बस अपनी स्किल्स को फाइन करना था। जब मैं यहाँ पे आई तो मुझको पता चला कि अगर मैं कॉम्पिटिटिवनेस मतलब उस नज़रिए से देखूँ तो मैं इंग्लिश में काफ़ी वीक हूँ, या फिर मतलब जो सब्जेक्ट मुझे रोक सकता है बेंगलोर ना जाने से वो इंग्लिश था। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी फ़िलहाल में शुरू के 6 मंथ्स इंग्लिश पे फोकस किया था। मैंने अपनी जो प्रिपरेशन है उसको 2 फेजेस में डिवाइड किया था, स्टार्टिंग के 6 मंथ और लास्ट के 4 मंथ। जो स्टार्टिंग के 6 मंथ थे मैंने उसके अपनी प्रिपरेशन में जो मेरे वीक सब्जेक्ट्स थे जैसे इंग्लिश हुआ, लॉजिकल हुआ, उसमें ज़्यादा वर्क किया। और जब मैंने पहला मॉक दिया था उसका स्कोर तो मतलब बहुत ही कम आया था, जिससे मैं डिमोटिवेटेड हो गया था थोड़ा। लेकिन फिर सारे मेंटोर से बात की कि वो सभी के साथ होता है, तो फिर मैंने वहीं से अपनी जर्नी को इनिशिएट किया और आगे प्रोग्रेस ही करी। अच्छा, सबके वीक पॉइंट्स में कॉमन है इंग्लिश, तो क्या कुछ स्पेसिफिक टिप्स जिन्होंने हेल्प करी, क्या क्लासेस ने हेल्प करी, क्या मॉड्यूल यूज़फुल लगा, क्या जो एक्टिविटीज़ लीगल एज में हुई उससे हेल्प मिली? एली के जो शुरुआती मॉड्यूल्स थे इंग्लिश के वो बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते थे, तो उससे मेरा बेस क्लियर हुआ काफ़ी। उसमें मीन्स ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं था कि जो मीन्स एकदम समझ में नहीं आ रहा, वो सिर्फ बेस क्लियर करने के लिए थे। शुरू के जो मॉड्यूल्स मिले थे तो उससे मैंने अपना बेस क्लियर किया। और जैसा टीचर्स बताते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए और नॉवेल्स पढ़नी चाहिए, तो वही मैंने शुरुआती दिनों में काफ़ी पढ़ी, तो जिससे मेरा वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग हुई। और बाकी लास्ट के मंथ्स में मैंने जो कॉम्प्लेक्स ग्रामर क्वेश्चन वगैरह थे और उन सबको प्रैक्टिस किया। मैंने इंग्लिश को ब्रॉडली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, वोकैब, ग्रामर एंड RCN पैरा जंबल्स। तो वोकैब के लिए मेरे को लगा कि RSM 4 लीगल एज की बेस्ट है। उसमें हर तरीके के मीन्स हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स हैं जो बार बार हर एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। उसके अलावा ईडियम्स एंड ऑल भी काफ़ी ज़्यादा उसमें था कंटेंट, तो वो मुझको लगा कि वोकैब के लिए सफिशिएंट था। ग्रामर के लिए ग्रामर में आपका बेसिक क्लियर होना काफ़ी ज़रूरी है, तो ग्रामर में मैंने रेनिन मार्टिन से उसका बेसिक क्लियर करा और फिर प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ की मॉड्यूल्स को रेफ़र किया। एंड RCN पैरा जंबल्स ओनली नीड्स प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, तो मैं कोशिश करती थी कि हर दिन 1-2 कर सकूँ। इंग्लिश के लिए शुरुआत में मैं यही कह सकता हूँ कि उसका सक्सेस मंथ सिर्फ रीडिंग से ही हो सकता है। आपको अलग अलग क्वालिटी मटेरियल पढ़ना चाहिए, जैसे न्यूज़पेपर्स हुए, नॉवेल्स हुए। एली का मटेरियल उसके लिए आई वुड रिकमेंड, इट वुड इज़ द बेस्ट। उसमें मतलब सब जैसे आप बेसिक लेवल से हायर लेवल बिगनर्स लेवल के लिए भी है, वो एडवांस तक आप मतलब उससे रीच कर सकते हैं। 1 ईयर में पूरा मैंने एली के मटेरियल से ज़्यादा प्रिपेयर किया था, ज़्यादा मतलब रैंडम बुक्स मैंने ज़्यादा पढ़ी नहीं। दैट्स ऑल। अच्छा, ऐसा कोई सब्जेक्ट था क्या इनिशियली अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश जिसको साथ साथ हमेशा पढ़ते गए? जैसे मुझे ये क्वेश्चन होता है, ठीक है, बहुत सारे लोगों से भी मैंने देखा है, मैथ्स क्योंकि उसका वेटेज बहुत कम होता है, सो बहुत सारे स्टूडेंट्स प्लान करते हैं कि हम मैथ्स को इग्नोर कर देंगे। तो क्या थोड़ा बताओगे कि मैथ्स भी दो उसका वेटेज बहुत कम है बट वो एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसको साल भर इग्नोर नहीं करना चाहिए, तो उसमें कुछ बताओ। मैथ्स को हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि वो 20 मार्क्स की बात नहीं है, 40 मार्क्स जो लॉजिकल रीजनिंग में मिल रहे हैं। अगर आपकी मैथ्स स्ट्रांग होगी तो बाय डिफॉल्ट वो भी आपका अच्छा होगा। तो मैथ्स को इग्नोर करने का, स्पेशली इस बार मैथ्स बहुत ईजी आई थी क्लैट में, तो वो 20 मार्क्स और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए थे। हाँ, मैथ्स मेरे लिए मैथ्स शुरू से ज़्यादा टफ मुझे कभी मैथ्स नहीं लगा इतना ज़्यादा।
तो फिर मुझको यहाँ पे टीचर्स ने बताया कि अगर कोई सब्जेक्ट आपको इजी लगता है तो उसको बिल्कुल इग्नोर मत मारना। तो मैथ्स के लिए मैंने शुरू से बस यही करा था, मैं हमेशा टाइमर सेट करती थी और 20 मिनट्स में आई यूज टू ट्राई कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कर सकूँ, और वो भी डिफरेंट टॉपिक्स पे। जैसा कि अनुराग और मोनी ने बताया कि मैथ्स में मतलब वर्क तो करनी पड़ता है, भले ही आपका स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो। मैं उन सबको इसलिए रिकमेंड करूँगा कि मैथ्स में फोकस करें, क्योंकि आपको 0.25 मार्क्स भी आपकी रैंक बहुत ऊपर पहुँचा सकता है। जैसे कि अब इस साल का क्लैट बहुत इजी आ गया था, तो मैथ्स बहुत अच्छी रैंक दिलाने में मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंस रहा है। जैसे कि सर मुझे हमेशा कहते थे इफ़ यू आर गुड एट समवन मेक इट योर बेस्ट। सो मैंने हमेशा वही किया कि मैथ्स में मैंने टाइम सेट करके अपनी स्पीड और बढ़ाने की कोशिश करी, और हमेशा से ही उसमें मैंने मतलब टाइम सेट करके ही किया। ठीक है, जैसा कि हर्ष ने बोला कि इस साल जो क्लैट है वो कंपैरेटिवली काफ़ी इजी आ गया, तो जब आपने प्रिपेयर किया होगा तब तो आपने सारे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस किए होंगे, तो उस मोमेंट पे क्या स्ट्रैटेजी या क्या लास्ट मिनट ऐसा डिसाइड किया कि बिकॉज पेपर इजी है तो ज़्यादा अटेम्प्ट होना चाहिए, या पर्टिकुलर सेक्शन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, या फिर एक बार ब्रशअप करना चाहिए? ऐसा क्या था जो तुमने लास्ट मोमेंट पे ध्यान दिया? मैंने पहला ये सोचा कि कोई सिली मिस्टेक ना हो, क्योंकि इजी पेपर में सिली मिस्टेक मेरे साथ एक मॉक में हुआ था कि मैंने गलत OMR भर दी, उसमें मेरे मार्क्स काफ़ी 15 मार्क्स रिड्यूस हो गए। तो मैंने यही कहा कि जो क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ सही OMR भरूँ, और कोई भी सिली कैलकुलेशन मिस्टेक या ऐसा कुछ ना हो। और पूरा पेपर मैंने देखा कि उसमें भी जो सबसे ईजी सेक्शन है उसे पहले करूँ, यदि मान लीजिए बाद में कुछ छूट भी जाए तो दिक्कत ना हो। आई थिंक साल भर हम लोग स्पीड पे काफ़ी फोकस करते हैं कि 2 घंटे में कहीं पेपर छूट ना जाए हमारा, लेकिन जब मेरे पास क्लैट का जैसे ही पेपर आया मैंने पूरा पेपर एक बार देखा और मैं समझ गई थी कि ये गेम अगर इस एग्ज़ाम में अच्छा करना है तो स्पीड डजेंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज योर एक्यूरेसी। तो मैंने हर सेक्शन को आसानी मीन्स आराम से टाइम दिया ताकि मेरी सही मिस्टेक्स ना हो। हमने एली में इतने ज़्यादा मॉक्स दे दिए थे कि मतलब आप पेपर देख के ही बता सकते थे कि ये इसका लेवल क्या है। तो मैंने पहले ही नज़र में ये पता कर लिया था कि ऐसा मतलब कितना टाइम किसको देना है, किसको मतलब कम देना है, ज़्यादा देना है। तो मैथ्स जैसे कि इजी था तो उसमें मैंने जल्दी अटैम्प्ट करे और उसको 15 से 18 मिनट्स में मैंने कंप्लीट करने की कोशिश की। तो और इस बार जैसे लीगल में 50 रीजनिंग के ही क्वेश्चंस थे, हाँ। तो मैंने टाइम अपना स्पेंड वहाँ किया कि ताकि मेरी एक्यूरेसी बढ़ी रहे, जिसके कारण मेरी एक्यूरेसी क्लैट के मॉक में बहुत ही क्लैट के फाइनल पेपर में बहुत अच्छी आई। मतलब एक्यूरेसी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगी तुम लोगों को? अच्छा, व्हेन आई ट्राई टू थिंक ऑफ यू इन क्लासेस, यू आर ऑलवेज ऑन टाइम और प्रोबेबली बिफोर टाइम, तो एक कांस्टेंट डिसिप्लिन, आई गेस एक कांस्टेंट डिसिप्लिन फॉलो करा, इसके लिए मोटिवेशन कहाँ से आया? मुझे मोटिवेशन करण सर और हर सर को देख के मिला। वो लोग हम लोगों से ज़्यादा मेहनत करते थे, तो उनको देख के लगा कि अगर टीचर इतनी मेहनत कर रहा है तो स्टूडेंट्स को भी करनी चाहिए। मेरे लिए मोटिवेशन का मेजर सोर्स मेरे फादर थे। मुझे अभी भी याद है जब मैं 10th 11th में थी, सो ही यूज्ड टू ब्रिंग द न्यूज़पेपर कटिंग्स, जो जिसने टॉप किया कि इस स्टूडेंट ने नीट में टॉप किया, इसने IIT में टॉप किया, सो ही ऑलवेज यूज्ड टू ब्रिंग दैट कटिंग्स एंड टेल मी कि आई वांट यू इन दिस टाइप्स ऑफ न्यूज़। सो और मुझे ऐसा लगता है, मैं क्योंकि भोपाल की लोकल की नहीं हूँ, कि ऐसा लगता है कि अगर आप बाहर आते हो और अगर आप पेरेंट्स से कनेक्टेड रहो अपने, तो आपको और कहीं से फिर मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होगी। आई गेस दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मेरे पेरेंट्स ने मुझे पूरी लिबर्टी दी थी। उन्होंने कहा था कि तेरे को करना है जो करना है, वो अब कुछ नहीं कर सकते। उनसे मैं कनेक्टेड रहता था, दे वर माय ओन सोर्स ऑफ मोटिवेशन। यहाँ को सेंटर पे सारे मेंटर्स मेरे पेरेंट्स जैसे ही थे। उन्होंने हर बार मुझे, जब भी मैं डिमोटिवेटेड होता था तो हर बार मुझे पुश किया कि तू कर सकता है। दैट्स व्हाई माय ओन सोर्सेस ऑफ मोटिवेशन। सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट किस चीज़ के बारे में है कॉलेज लाइफ को लेके? पार्टीज Of course. The parties that you have heard of, yes. Yeah. मुझे कॉलेज में वही जो मूड कोर्ट और कंपटीशन वगैरह होते हैं अलग अलग हाँ। टाइप के, उनको लेकर बहुत वो है कि Okay. क्या होता है। The ambience of all the colleges, which we have heard just from all our seniors. That's what I wish. And the crowd. And the crowd. Yeah, definitely the crowd. Yeah. Okay. So, ऐसा क्या है जो तुम बाकी स्टूडेंट्स को बोलना चाहोगे या रिकमेंड करना चाहोगे इन देयर 1 year ऑफ प्रिपरेशन, सो दैट दे शुड बी टेकिंग केयर ऑफ, कि जब भी वो प्रिपेयर करें तो वो उस पर्टिकुलर चीज़ को मिस आउट ना कर दें, या ऐसी कोई गलती जो तुम्हें ओवर द टाइम रियलाइज़ हुई कि यार ये नहीं करना चाहिए था, मैंने इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया है, या थोड़ा फ्यूटाइल एक्सरसाइज है, ऐसा कुछ जो बताना चाहोगे? मतलब एनी वर्ड ऑफ कॉशन और हाँ,
वर्ड ऑफ एडवाइस? आपका कोई वीक सेक्शन नहीं हो सकता प्रिपरेशन में। अगर आपको एक अच्छा कॉलेज चाहिए तो आप कोई वीक सेक्शन नहीं कर सकते कि मैं इसको छोड़ कर ही आऊँगा पेपर में, मुझे इसे करना ही नहीं है। और वीक सेक्शन के साथ स्ट्रॉन्ग सेक्शंस की भी आप प्रैक्टिस मत छोड़िए, क्योंकि अगर वो छूट गया तो वो ही वीक हो जाएगा आपका टाइम टू टाइम। तो आपको स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों का बैलेंस बना के चलना पड़ेगा कि मैं सारे 5 सेक्शन अपने स्ट्रॉन्ग रखूँ, क्योंकि पेपर किसी भी टाइप का आ सकता है। शायद आपका वीक सेक्शन बहुत ईजी आ जाए, लेकिन आपका वीक था इसलिए आप उसमें स्कोर नहीं कर पाए। आई थिंक कंटेंट स्पेसिफिक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्लैट एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें फॉर एग्जांपल जीके में रैंडम 10 वेबसाइट्स आपको मिल सकते हैं, 10 सोर्स आपको मिल सकते हैं, यहाँ से आप ले सकते हो न्यूज़। बट आपको कोई 2 या 3 वेबसाइट्स आपको सिलेक्ट करनी है जिसको आपको साल भर फॉलो करना है, और साथ ही साथ कोई 2 या 3 बुक्स रेफ़र करें, ज़्यादा नहीं करें बट 2 या 3 करें जिससे आप साल भर टच में रहें, ताकि आपका बार बार रिवीजन होता रहे। एज मौली साइड रिवीजन इज़ द की। मैं कहूँगा कि रिवीजन और प्रैक्टिस से ही आप सक्सेस कर सकते हैं। सोर्सेज तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन आप जितने कम सोर्सेज करेंगे और क्वालिटी सोर्सेज पे ध्यान दीजिए। ज़्यादातर आप रिवीजन पे ध्यान दीजिए, या ज़्यादा मटेरियल पढ़ने से अच्छा वो फ़ायदेमंद देगा आपको। कि नेगेटिव मतलब जहाँ आप गलतियाँ कर रहे हैं उसको सुधारिए, और एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए ज़्यादातर जाके बजाय अटैम्प्ट्स के। अच्छा, रिवीजन टूल्स के लिए जैसे हम रेकमेंड करते हैं फ्लैश कार्ड्स के बारे में, या ऐसी कोई स्पेसिफिक चीज़ें क्या आपने बनाई थी लास्ट मिनट? मैंने जो एली के मॉड्यूल्स में जो वर्ड लिस्ट थी उसको 5-6 बार रिवाइज़ किया था, क्योंकि मतलब वो मिनिमम था, बेयर मिनिमम कितनी वोकैबुलरी तो रिवाइज़ करनी है क्लैट के पहले, तो उसको मैं रिवाइज़ करता था। और वर्ड पावर में डीजी के पीछे भी जो लिस्ट दी रहती थी मैंने उसमें भी टिक कर रखे थे, जो वर्ड मुझे टफ लगते थे तो मैं उनको ही बार बार रिवाइज़ करता था। शुरू के 2 महीने की प्रिपरेशन में मुझे ये समझ में आ गया था, जो मेरे खुद के हाथ के बने हुए नोट्स होते हैं मैं उनसे काफ़ी जल्दी रिवीजन कर लेती हूँ, और जो मॉड्यूल्स या बुक्स से नोट्स होते हैं मैं उनसे ज़्यादा जल्दी नहीं कर पाती हूँ। तो व्हाट आई यूज़ टू डू कि जो भी मॉड्यूल में आरएसएम में जैसे एक लिस्ट है, तो मैंने उसी लिस्ट को अपने नोट्स खुद के तरीके से अपने नोट्स बना लिए थे, और मुझे ऐसा लगा कि जो चीज़ मैं 2 या 3 घंटे में रिवीजन करती उसको मैं 1 या 1.5 घंटे में कर लेती थी। वो क्या आपको याद करने के लिए आप पिक्चर्स का यूज़ कर सकते हैं। आप गूगल पे सर्च करिए और उसका पिक्चर से आपको याद करने में फ़ायदा मिलेगा। लिस्ट रहती है vocabulary.com जैसे एक साइट्स हुई। लीगल एज के मटेरियल्स में भी जो हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स रहते हैं वही हमें अवेलेबल किया जाता है। तो आप अपनी कोई ट्रिक्स बना सकते हैं आपको याद करने के लिए, क्योंकि आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको सक्सेस। अपनी पूरी जर्नी के बारे में सोचो विद लीगल एज, सारे इवेंट्स के बारे में सोचो दैट यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ। सो वी हैव डन दैट टुगेदर, रेसिडेंशियली एंड एसेंशियली एंड ऑल द जीके फिएस्टा, एवरी सिंगल इवेंट। सब कुछ समराइज करो इन 3 words फॉर मी। सो आई वुड लाइक अ वर्ड फ्रॉम ईच वन ऑफ यू। मेनली जैसे रेसिडेंशियली लास्ट टाइम पे हुआ था बिल्कुल, तो 1 word। वो रिवीजन के लिए बहुत बेस्ट था। आप कह रहे थे रिवीजन, रेसिडेंशियली के पूरा रिवीजन हो गया था। एंटायर जर्नी इन 1 word। दे आर मोटिवेटिंग यू टुवर्ड्स हार्ड वर्क एंड इम्प्रूवमेंट। ठीक है, लेट्स टेक अ सेंटेंस। I find this year as a combination of both hell and heaven. Okay. Hell and heaven। Means the worst experience I think. I hope we did not contribute in making it a hell। Most devoted teachers, and I'm gratitude towards them, and they're quite thankful towards all my teachers. तो गाइज़ अपनी पूरी लीगल एज के साथ जो पूरी जर्नी थी उसके बारे में सोचो। सारे इवेंट्स जो हमने साथ में किए, रेसिडेंशियली, मॉक्स एनालिसिस, book reading sessions, essentially all those events that you have been a part of, and इस पूरी जर्नी को एक वर्ड में डिस्क्राइब करने की कोशिश करो। Awesome. Awesome। I think it was path breaking. Indebted to all my teachers for their devoted for me on everything. जब रिजल्ट आया, प्रिपरेशन तो बहुत डिस्कस कर लिया, मुझे बताओ कि जब रिजल्ट आया वर यू एक्सपेक्टिंग सिंगल डिजिट रैंक और इट केम एज वेरी अनएक्सपेक्टेड, या फिर तुम्हारा ऑलरेडी एग्ज़ाम देने के बाद से तुम्हें पता था कि ये इतना अच्छा रिजल्ट होगा? तो क्या रिएक्शन था पहला, या अभी कैसा लग रहा है? एग्ज़ाम देने के बाद तो ऐसा कुछ नहीं था, उम्मीद के 175 के प्लस आएगा स्कोर, बस ये था कि पेपर इजी था तो अच्छा गया है। लेकिन स्कोर देखने के बाद लग रहा था कि शायद टॉप 10 में आ जाएगा, लेकिन वो 3rd रैंक फिर भी एक्सपेक्टेड नहीं थी। मेरे लिए स्कोर बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, बिकॉज मैंने अपनी जो हम लोग को कार्बन कॉपी मिली थी OMR की, मैंने वो घुमा दी थी। सो मेरे लिए तो ना मुझे अपने स्कोर्स का आइडिया था, तो इट वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड फॉर मी। रैंक का अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन OMR जैसे इस बार मिल गई थी तो हमें अपना स्कोर्स तो वैसे ही पता चल गया था।
तो वैसे ही करण सर ने मुझे भी हेल्प की कि मतलब तेरे ही सबसे ज़्यादा आ रहे हैं अभी तो कोचिंग में, तो फिर मैं उससे समझ आ गया था कि टॉप 10 में हो सकती है, लेकिन AIR2 वाज बिट अनएक्सपेक्टेड। Okay. So, अभी गुड 15-20 डेज है बिफोर योर कॉलेज, सो एनी प्लान्स कि कॉलेज में जाके क्या करना है, या जो पूरे एक साल तुमने प्रिपरेशन में लगाया है उससे ऐसा कुछ जो तुमने डिसाइड किया है कि वंस यू इंटर कॉलेज तुम क्या करोगे, कोई प्लान या कुछ भी ऐसा जो तुमने सोच रखा है? कॉलेज के बारे में इतना मैंने कुछ नहीं सोचा, मेरी मेन एम थी कॉलेज मिल जाए, उसके बस, बारे वहाँ में जाके माइंड पूरा देखेंगे। खाली हो गया है। ठीक है। You will cross the bridge when you get Yeah. there, right? हाँ. Better approach. मैंने ये सोचा है कि मैं जितनी स्टडीज़ के अलावा, क्योंकि यहाँ पे एक साल कोई एक्टिविटीज़ में मैंने ज़्यादा पार्ट नहीं लिया था, मतलब मैं फैमिली फंक्शंस हुए या कुछ भी हुआ हर चीज़ से मैं दूर रहती थी, तो मैंने प्लान करा है कि अगले साल कोई भी एक्टिविटी होगी कॉलेज की, कुछ भी होगा, सो आई विल ट्राई टू टेक पार्ट इन ऑल दीज एक्टिविटीज़। कॉलेज में जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, स्पोर्ट्स का मुझे इंटरेस्ट बहुत था, तो मैं वहाँ पे फुटबॉल खेलना चाहता हूँ, और मैं बाकी मूड्स में हर चीज़ में वैसे पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, और अपनी आँख और कान हमेशा खुले रखूँगा जिससे मतलब जो भी चीज़ें आएंगी उसको मैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी उनको ग्रैस्प करूँगा। एक चीज़ जो तुमने अपने बारे में बदली इस साल, शायद दूसरे एस्पिरेंट्स के काम भी आ सकती है। टीचर्स तो हमेशा बोलते ही हैं, हम तो बोलते ही हैं, बट तुम्हें जो लगा कि हाँ ये चीज़ मैंने अप्लाई करी और बदली अपने बारे में? रीडिंग हैबिट। रीडिंग हैबिट छोड़ दी? मतलब नहीं, अडॉप्ट कर ली। अडॉप्ट कर ली। जब हम लोग स्कूल्स में रहते हैं तो हम लोग की बिल्कुल आदत नहीं होती टाइम सेट करके पढ़ने की, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम इज़ द किंग। सो मैंने कोशिश करी कि मैं हर सब्जेक्ट टाइम एक सेट करूँ प्रॉपर, और उसको उसी टाइम के अंदर सारे क्वेश्चंस करूँ। स्लीपिंग हैबिट मैंने चेंज करी, पहले मैं बहुत लेट उठता था, तो अभी मैंने जल्दी से उठना स्टार्ट कर दिया है, और खाने की मतलब थोड़ी मुझे यहाँ दिक्कत होती थी, तो फिर मैंने मैनेज किया एक साल, बस यही चेंजेस लाया मैंने एक साल में, और रीडिंग हैबिट भी चेंज। ओके, सो आई होप यू हैव गुड टाइम एट कॉलेज, एंड जो चीज़ें प्लान की है नहीं की है वो सब एक्सपीरियंस करो, एंड ये पूरा एक साल का जो तुम्हारा जर्नी था इट बिकम्स मच मोर फ्रूटफुल, जैसा तुमने सोचा भी नहीं था। सो होप यू हैव फन, विश यू ऑल गुड लक। थैंक यू मैम। या